नमस्कार, संगम स्पेशल में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। आज का दिन कई मायनों में अहम है क्योंकि आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मोदी सभी 46 कैबिनेट और राज्य स्तर के मंत्रियों के साथ मंत्रणा करेंगे और सरकार के पहले 100 दिन को लेकर बातचीत होगी। मोदी ने पहले 100 दिन के लिए अपना टारगेट सेट किया है और इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों से लेकर राज्य मंत्रियों को भी काम सौंपा है। आज इस पर मोदी अपने सहयोगियों से बात करेंगे कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई है, जो 100 दिन का एजेंडा है जिसको लेकर क्या क्या काम है मुख्य तौर पर, उसको लेकर एक रूपरेखा तैयार की गई थी और अब इस पर कैसे बढ़ा जा रहा है, इस पर आज एक मंत्रणा है, बैठक है। अनुराग चड्ढा हमारे साथ हैं। अनुराग, जिस तरह से आज 45 मंत्रियों से मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी, जरा ये बताइए कि पहले ही बता चुके हैं नरेंद्र मोदी कि वो दरअसल चाहते क्या है। ऐसे में जो यहां पर मंत्री पहुंचेंगे उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज तो होगा ही, क्योंकि अगर सही ट्रैक पर सही बातें नहीं बताई गई तो फटकार भी लगेगी। जी बिल्कुल श्वेता, मुझे आज भी याद है कि जब यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह के जो नए मंत्री थे 2009 में, तो उन्होंने उनको 100 दिन का टारगेट दिया था, लेकिन उसके बाद का जो फॉलोअप था वो नहीं हो पाया। शायद यही वजह थी कि नीतियां और जो स्ट्रैटेजी थी पूरी तरह फेल रही। लेकिन मोदी अपनी रणनीति को फेल नहीं करना चाहते। उन्होंने जो एक तरह से काम दिया है अपने मंत्रियों को, वो उसका लगातार फॉलोअप ही नहीं करेंगे, बल्कि 100 दिन से पहले भी वो देखने का प्रयास करेंगे कि उनके जो मंत्री हैं वो किस तरीके के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अगर वो काम भी कर रहे हैं तो कहीं उनकी रणनीति तो गलत नहीं है। तो इसलिए जिस तरीके से कोई एग्जाम होता है उससे पहले ये तैयारियां होती हैं, वो आज एक तरह से मानी जा रही हैं। जो काम मोदी ने अपने मंत्रियों को सौंपा था उसका वो टेस्ट लेंगे कि भाई जो आप काम कर रहे हैं तो उसका ट्रैक क्या है, कहीं आपने गलत ट्रैक तो नहीं पकड़ लिया है। दूसरी बात, जो मोदी जी ने कहा था कि अपने रिश्तेदारों को पीएस या अपने साथ ना लगाएं, तो उस पर भी वो बातचीत करेंगे और वो जानेंगे कि जब 100 दिन का जो आपको टारगेट दिया गया है वो किस तरीके से पूरा हुआ और उसके फायदे किस तरीके से मिलेगा। इस बीच कोई गलती भी होती है तो मोदी इनको समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई इस तरीके से नहीं, आप किस तरीके से चलिए। जी एक बात और मुझे बताइए कि यहाँ पे जो मंत्री पहुंच रहे हैं, मंत्री तो वहीं पर ही हैं, उनकी अगर आप उनसे बातचीत कर पाए हो तो क्या लग रहा है इस बार जो एक हमेशा नेताओं मंत्रियों के लिए कहा जाता रहा है कि एक बार गद्दी मिल जाने के बाद वो सक्रियता नजर नहीं आती, इस बार वाकई आपको लग रहा है कि जो तस्वीर वो बहुत हद तक बदल चुकी है, जवाबदेही है, इस बात को बहुत बखूबी समझा जा रहा है? जी बिल्कुल श्वेता, आमतौर पर जो मंत्री होते थे वो बिल्कुल आराम की जिंदगी जीते थे। जो भी उनके काम करते थे, उनके पर्सनल सेक्रेटरी या जो ऑफिस का स्टाफ होता था वो काम करता था। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मंत्री में बहुत ज्यादा तेजी है। सुबह 10 बजे मंत्री अपने ऑफिस में आ जाते हैं और जो पूरा स्टाफ है जो हमेशा लेट लतीफ रहता था, 10 और 12 बजे के बीच में आता था, वो उनसे पहले ऑफिस में मिलता है, क्योंकि मंत्री ऑफिस सबसे पहले पहुंचते तो स्टाफ पहले पहुंचेगा और मंत्री खुद एक एक फाइलों को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है श्वेता कि जो मंत्रालय मोदी ने बांटे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट उस विभाग के वो मंत्री हैं, उनको इतना ज्ञान है कि भाई उनको अपनी जो फाइल है वो उस फाइल में क्या लिखा है और जो काम है वो किस तरह का है। आमतौर पर अगर हम पिछली सरकार के कामों को देखें तो मंत्री को ज्यादा कुछ पता नहीं होता था अपने विभाग के बारे में और उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी जो अधिकारी होते थे वो उनके काम को करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है और निश्चित तौर पर जिस तरीके की एक्सरसाइज चल रही है उसका रिजल्ट 100 दिन के बाद जरूर देखने को आएगा। बिल्कुल अनुराग, आप लगातार नजर बना के रखिए, आगे अपडेट लेंगे। पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोदी मंत्रिपरिषद की आज ये पहली बैठक है अपना अपना कार्यभार संभालने के बाद। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद मोदी सरकार संसद सत्र के बाद कुछ राज्यों के राज्यपाल बदल सकती है। माना यह जा रहा है कि लालजी टंडन, केसरीनाथ त्रिपाठी और रिटायर्ड जस्टिस गिरधर मालवीय को राज्यपाल बनाया जा सकता है और इसके अलावा एमएम जोशी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद मोदी सरकार आगामी संसद सत्र के बाद कई राज्यों के राज्यपाल बदल सकती है और इसके लिए पार्टी के उन नेताओं को चुनने की खबर है जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की है और कुछ वक्त से हाशिए पर हैं। मोदी सरकार अब उन्हें रिवॉर्ड देने की कोशिश में है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जिन नामों की चर्चा है उनमें सबसे पहला नाम वरिष्ठ बीजेपी नेता लालजी टंडन का है। 2009 में टंडन लखनऊ से लोकसभा के लिए चुने गए थे।
लेकिन 2014 के चुनाव में लखनऊ की सीट उन्होंने वर्तमान गृह मंत्री राजनाथ सिंह के लिए छोड़नी पड़ी थी। मोदी सरकार अब टंडन को उनकी राजनीति के लिए इनाम देने की कोशिश में है। वहीं पेशे से वकील केसरीनाथ त्रिपाठी को भी राज्यपाल बनाए जाने की संभावना है। केसरीनाथ त्रिपाठी ने अपने सियासी सफर की शुरुआत 1953 में कश्मीर आंदोलन से की थी। 1977 में उत्तर प्रदेश से विधायक चुने जाने के बाद केसरीनाथ त्रिपाठी 6 बार विधायक और 1 बार यूपी के मंत्री बने। केसरीनाथ त्रिपाठी 3 बार यूपी विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। राज्यपाल बनाए जाने वाले लोगों में जो तीसरा नाम है वो रिटायर्ड जस्टिस गिरधर मालवी का है। रिटायर्ड जस्टिस गिरधर मालवी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवी के वंशज हैं और वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जस्टिस के पद से रिटायर हुए हैं। गिरधर मालवी वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक भी रह चुके हैं। पहली सूची लगभग तैयार मानी जा रही है। राज्यपालों की जो मनोनीत किए जाने वाले लोग हैं उनमें लखनऊ से पूर्व सांसद रहे लालजी टंडन का नाम है। लालजी टंडन लखनऊ संसदीय सीट से मेंबर पार्लियामेंट थे और इस चुनाव में जो हाल में संपन्न हुए हैं उसमें उनकी टिकट काट के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को टिकट दी गई थी, जो इस समय देश के गृह मंत्री हैं। दूसरा नाम है उत्तर प्रदेश के ही बीजेपी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। वो पेशे से वकील हैं, राजनेता हैं, इलाहाबाद के रहने वाले हैं और संघ और बीजेपी में भी एक अरसे से वो सक्रिय हैं, तो उनको भी राज्यपाल बनाए जाने की संभावना है। तीसरा नाम जस्टिस गिरधर मालवी का है। जस्टिस गिरधर मालवी स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवी के हम परिवार के बताए जाते हैं, उनके रिश्तेदार हैं और उनकी दूसरी पहचान ये है कि पिछले दिनों जब देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ने गए थे तो उनके जो प्रस्तावक थे उन प्रस्तावकों में एक जस्टिस गिरधर मालवी थे। जस्टिस गिरधर मालवी इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिटायर हुए हैं और उनकी एक बेदाग छवि है। तो माना जा रहा है कि जो पहली नियुक्ति होगी उसमें इन 3 नामों को जगह मिल सकती है जो पहली लिस्ट है और यह नियुक्ति 12 जून के बाद किसी भी समय हो सकती है। माना जा रहा है कि जो संसद का ये संक्षिप्त सत्र है वो 12 जून तक ही चलेगा और 12 जून के बाद जो बाकी अब काम काज है सरकार के पास पेंडिंग उसको सरकार निपटाएगी। इससे पहले 2004 में भी ऐसा ही हुआ था जब उन राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे जिनकी नियुक्ति एनडीए सरकार में हुई थी। अगर इतिहास की तह में जाएं तो अपने भरोसेमंद नेताओं और नौकरशाहों को राज्यपाल बनाने की परंपरा इंदिरा गांधी ने शुरू की थी। काफी हद तक कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को राज्यपाल बनाना शुरू किया। श्रीमती इंदिरा गांधी के ही दौर में जो उनके वफादार नौकरशाह थे उनको राज्यपालों की कुर्सी दी गई और धीरे धीरे ये परंपरा सी बन गई कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है वे अपने पसंदीदा रिटायर्ड नौकरशाहों को या अपने पार्टी के सीनियर नेताओं को राज्यपाल की कुर्सी देके उनको समायोजित करती है। तो भारतीय जनता पार्टी भी लगता है कि उसी नक्शे कदम पर चलने की तैयारी कर चुकी है। इसके अलावा मुरली मनोहर जोशी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाए जाने की भी संभावना है। जोशी कानपुर से वर्तमान में सांसद हैं और इन्होंने पीएम मोदी के लिए अपनी वाराणसी की सीट छोड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी संगम। सियासी मैदान में विरोधियों के छक्के छुड़ाने के बाद अब नरेंद्र मोदी का गुजरात के विकास का मॉडल शिक्षा के क्षेत्र में भी हिट हो रहा है। गुजरात मॉडल को लेकर शोध छात्रों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है और इसी का नतीजा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में गुजरात के विकास मॉडल पर शोध करने वाले छात्रों की लाइन लग गई है।
नरेंद्र मोदी ने अपनी दूरदर्शिता और अपनी कुशल रणनीति से जिस तरह से इतने कम समय में लोकतंत्र के सबसे अहम स्थान को हासिल कर लिया, उसकी चर्चा अब सियासी और कूटनीतिक गलियारों से निकलकर विद्या के मंदिरों में भी दस्तक देने लगी है। देश की उच्च शिक्षा संस्थानों में इस बात को लेकर बाकायदा शोध के विषय के रूप में नरेंद्र मोदी की उस सोच को समझने के प्रयास शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते वह इतनी जल्दी देश के उस उच्च स्थान तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां तक पहुंचने में सियासी हस्तियों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। गुजरात में जो विकास हुआ एक सकारात्मक सोच के कारण हुआ और सकारात्मक दिशा में हुआ। तो मोदी के आने के बाद यूथ तो इस बात को सोच रहा है कि वो सकारात्मकता पूरे देश में आए। इस तरह की शोध के लिए ऑप्ट करने लगे। बिल्कुल, अगर कोई भी विकास होता है तो निश्चित रूप से वाणिज्य के जो छात्र हैं वो इस पर शोध करेंगे और जो खासकर मानव संसाधन से जुड़े हुए छात्र हैं वो भी इस पर शोध करेंगे कि गुजरात जो विकास किया है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं। देश की अर्थव्यवस्था जो कि इतनी नीचे जा चुकी है, अब वो कैसे उठाएंगे, उनका क्या प्लान होगा, इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। और आज जबकि गुजरात पूरे हमारे देश में सबसे ऊपर है और वहाँ पे का डेवलपमेंट काफी ऊपर जा रहा है और जगह की अपेक्षा, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से गुजरात का विकास मॉडल इतना ऊपर जा रहा है। गुजरात के विकास मॉडल को केंद्र में रखकर बीजेपी ने जैसे ही ऐतिहासिक जीत हासिल की, सियासत और कूटनीति में मोदी के विजय मंत्र गुजरात के विकास मॉडल के चर्चे शुरू हो गए। चर्चे और विचार मंथन का यह दायरा अब सियासत के गलियारों से निकलकर विद्या के मंदिरों में फैलने लगा है और इसकी एक झलक देखने को मिल रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में, जहां मोदी के गुजरात के विकास पर शोध करने के लिए छात्र उत्साहित हैं। गुजरात में जो गवर्नेंस का मॉडल है उसके कारण पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इंप्रूव किया है। इसलिए लड़कों में यह जिज्ञासा है कि वे यह देखना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण गुजरात में इकोनॉमिक प्रोग्राम्स बेहतर प्लान हो रहे हैं, बेहतर ढंग से एग्जीक्यूशन उनका और इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो बेटर ऑर्गेनाइजेशन, बेटर इम्प्लीमेंटेशन, बेटर ऑपरेशन, बेटर मॉनिटरिंग आई थिंक हैज बीन द मेन कॉज ऑफ हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट इन गुजरात। तो इस पर रुचि है लड़कों की, इस पर काम करना चाहते हैं, हम लोग भी इस पर विचार कर रहे हैं। गुजरात के विकास मॉडल को लेकर शोध छात्रों के बीच जन्मी इस लहर से अध्यापक भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसे शोध के जरिए गुजरात के बहाने देश के समग्र विकास के लिए जरूरी विकास के नए ऐसे मॉडल की खोज भी हो सकेगी जो आजादी के बाद से आज तक देश के विकास के रणनीतिकारों की पहली जरूरत रही है। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं एक नजीर बन जाता है और एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले नरेंद्र मोदी ने फेसबुक पर पीएमओ इंडिया का ऑफिशियल पेज बनवा दिया है और केवल 4 दिनों में 10 लाख से भी ज्यादा लोग इसके फॉलोअर्स बन चुके हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो नाम आज जिसके लाखों करोड़ों लोग मुरीद हैं। मोदी जो भी करते हैं लोग उसको तुरंत हाथों हाथ लेते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नरेंद्र मोदी ने 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 27 तारीख को पीएमओ इंडिया का ऑफिशियल पेज बनवा दिया और केवल 4 दिनों में इस पेज पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र मोदी ट्विटर और फेसबुक पर काफी सक्रिय हैं। सोशल मीडिया के इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का चुनाव में जिस तरह टीम मोदी ने बेहतरीन इस्तेमाल किया वो सबके सामने है और अब फेसबुक पर प्रधानमंत्री कार्यालय का ऑफिशियल पेज बनवाकर मोदी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोशल मीडिया पर जितना रिस्पांस आता है वो अद्भुत है, क्योंकि देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास भी करती है और उन तक पहुंचने की उनकी कोशिश की सराहना भी करती है। और इसलिए हमने बाकी सभी मंत्रियों के लिए भी उनके फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग या बाकी जो भी कुछ हैंडल्स उनको यूज करने हैं उसके लिए हमने एक सोशल मीडिया हब बनाया है।
नई सरकार के इस नए फेसबुक पेज की वर्चुअल दुनिया में धूम मची हुई है। अकाउंट में पीएमओ ने नए प्रधानमंत्री को बधाई देने वाली नामी गिरामी चेहरों सहित कई शख्सियतों की तस्वीरें पोस्ट की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जनता और सरकार के बीच पूरी तरह पारदर्शिता होनी चाहिए। इससे पहले पीएम अपने मंत्रियों को भी सोशल साइट्स के जरिए देश की जनता से जुड़ने की अपील कर चुके हैं। इसके अलावा फेसबुक पर नरेंद्र मोदी का निजी पेज भी है। इसे लगभग 1,67,00,000 लोगों ने लाइक किया है। तमाम मंत्रियों के लिए फेसबुक और ट्विटर पे जाना मस्ट हो गया। निश्चित रूप से जाना चाहिए ताकि हमारी सब जानकारियां लोगों तक हम दें, और इसके लिए ये जो अच्छाई की बात है, जो गुड गवर्नेंस की बात है, जो ट्रांसपेरेंसी की बात है, ये तो हमारे डिपार्टमेंट का नाम बढ़ेगा, हमारा नाम बढ़ेगा, हमारे फायदे की बात है। मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में पीएमओ का आधिकारिक ट्विटर हैंडल तो था, लेकिन फेसबुक पर कोई पेज नहीं था, जो अब मोदी लेकर आए हैं। और 4 दिनों के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा लाइक इसकी कामयाबी बयान करता है। फेसबुक पर बने पीएमओ इंडिया के पेज को पीएमओ के ट्विटर हैंडल पर भी प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही 10 लाख लाइक मिलने की जानकारी भी उन्होंने ट्वीट की। सोशल मीडिया के जानकारों की माने तो नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर इस तरह से एक्टिव होना उन्हें लोगों से सीधा जोड़ता है, जिसका काफी असर होता है। Actually, I'm not surprised at all by the kind of growth the PMO India page has seen. Actually, I looked at the numbers some time back. They've already crossed 1.2 million fans. It is also creating a culture of accountability. It's also creating a culture of performance and a pressure within his cabinet to share what they're doing. You know, it's also a measurement tool for him to see how the rest of his cabinet is performing. दरअसल सरकार की रणनीति है कि सोशल मीडिया के जरिए सरकारी सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पीएम बनने तक के सफर में सोशल मीडिया को एक मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, और उसका असर भी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के 29वां राज्य बना है तेलंगाना। राज्य के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर के चंद्रशेखर राव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि ESL नरसिम्हन ने तेलंगाना के पहले राज्यपाल भी बने हैं। 119 सदस्यों की तेलंगाना विधानसभा में राव की टीआरएस ने 63 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। तेलंगाना में हैदराबाद सहित 10 जिले होंगे, जबकि शेष आंध्र प्रदेश में 13 जिले होंगे। वहीं हैदराबाद अगले 10 सालों तक दोनों राज्यों की राजधानी रहेगी। संसद में इस साल फरवरी में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ था, और इसी तरह तेलंगाना का गठन संभव हो पाया है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।